अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 13 में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और हमने उसके MCQs पढ़े थे। तो अब स्टूडेंट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज के स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, इंतहाई अहम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो जस्ट बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जिसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका रिवर्सिबल रिएक्शन और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है? तो स्टूडेंट, आपने बार बार हमने इस चैप्टर में ये बात भी पढ़ी हुई है वैसे ऑलरेडी बहुत दफ़ा, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। यानी हम बार बार पढ़ते आए हैं इस चैप्टर में कि जब हमारे जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हों, उतनी ही अगर प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाए, तो हम कहते हैं हमारे रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। और दूसरा हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ केसी में, कि अगर QC जो हम निकालते हैं रिएक्शन कोशेंट, वो बराबर हो जाए KC के, इफ़ QC इज इक्वल टू KC, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो दोनों पॉइंट आप 2 पॉइंट बना के लिख देंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश व्हेन, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, 2 बातें लिख दें, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड QC इज इक्वल टू KC। तो भाई यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। तो स्टूडेंट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश हो जाती है ना, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। देखने में ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन स्टॉप हो गया, क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं होता, फिर उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो फिर फिजिकल पैरामीटर्स वो चेंज नहीं होते। इवन जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो जो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हैं, यानी वो भी चेंज नहीं होती, वो भी फिक्स हो जाती हैं। यानी जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही रहते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और जितनी प्रोडक्ट बनी होती है वो उतनी ही रह जाती है, फिर वो कम या ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फिर भी इन सब फिज़िकल पैरामीटर्स के अलावा भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। देखने में ऐसे लगता है रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए तब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, और ये दोनों रेट हो रहे होते हैं, दोनों काम हो रहे होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन दोनों रिएक्शन जो हैं वो अपोजिट रिएक्शन में हो रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, हो रहा होता है रिएक्शन। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं रुकता? कि ये काम हो रहा होता है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट दिस स्टेज। ठीक है, दोनों रेट जब बराबर हो जाते हैं उस स्टेज पे, लेकिन वो उस काम हो रहा होता है, वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसको हम स्टॉप नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 6, क्या वाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम अदर वे। तो स्टूडेंट, जो आपका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, यानी जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, वो कभी भी इस्टेब्लिश हो जाता है और किसी भी डायरेक्शन से इस्टेब्लिश हो जाता है। वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, वो कभी भी इस्टेब्लिश हो जाएगा रिएक्शन में। कभी भी से मुराद है कि थोड़े से रिएक्टेंट्स रह जाएं, सारी प्रोडक्ट बन जाए, तब भी हो सकता है। या सारे रिएक्टेंट्स ही मौजूद हों, थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी हो और डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाए। या जितने रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उतनी ही प्रोडक्ट बनी हो और आपके रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। तो कभी भी हो सकता है, ठीक है, कोई इसमें शर्त नहीं है कब होना है। और किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। डायरेक्शन का मतलब है कि ऐसे भी हो सकता है फॉरवर्ड हो रहा हो रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, और ऐसे भी हो सकता है रिवर्स हो रहा हो रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, तो किसी भी साइड से हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये देखें, ये दोनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तो कभी भी हो सकता है किसी भी डायरेक्शन से डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक, तो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेबल फ्रॉम आइदर वे, किसी भी वे से, किसी भी रास्ते से, किसी भी डायरेक्शन से डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है और किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इट में स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स, ऐसे भी हो सकता है स्टार्ट रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट बनाए,
टू गिव प्रोडक्ट दे, हमें रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट दे रहे हो, ऐसे भी हो सकता है डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। और या फिर प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट्स, या प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट करके हमें रिएक्टेंट्स दे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि जितना एक्टिव मास जो है ना, एक्टिव मास जो होता है, जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है एक्टिव मास पे, ठीक है। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास मीन वो मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का वो मास जो रिएक्शन में हिस्सा ले, उसे हम कहते हैं एक्टिव मास। तो एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, एक्टिव मास कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इसका मतलब है एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो वही बात लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। ये आपने याद की हुई डेफिनेशन का पार्ट है, ये हिस्सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्या ड्राइव केसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपने एक्सप्रेशन लिखना है, ड्राइव करना है फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस और ये बन रहा है अमोनिया किससे? फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। वो कह रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं और अमोनिया बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप इसका केसी ड्राइव करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव करें। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखें, द बैलेंस्ड chemical equation, the balanced chemical equation is as follows। इस तरह आपकी होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, H2 प्लस N2 प्लस 3H2। तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बन रही है? 2NH3। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसकी जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग में आपको रिएक्शन नहीं दिया हुआ, रिएक्शन भी आपने खुद लिखना है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो क्या बन रही है? अमोनिया। तो ये हैबर प्रोसेस से बन रही है, हैबर प्रोसेस से इस तरह बनती है अमोनिया, इसे कहते हैं हैबर प्रोसेस से अमोनिया बन रही है। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो इसका हमने लिखना है अब KC। तो KC लिखने के लिए जितने स्टेप बुक वाले करते हैं हम भी उतने स्टेप करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो कैसे करना है जी? हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है जी? KF। KF क्या होता है जी? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और मल्टीप्लाइड बाय N2 एंड H2 की पावर कितनी बनेगी? 3। जो नंबर ऑफ मोल है उसी क्या बन जाती है? पावर्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, और ये उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। और ये क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट को लिखे NH3 और इसकी पावर्स 2 आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पावर बन जाएगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है, इनकी एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज और उसके नंबर ऑफ मोल्स पावर्स बन गए। और ये KF भी लिखना है हमने कि इज इक्वल टू हमने डाल दिया है, तो इज इक्वल टू लगा दिया तो कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KF, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पे द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है, रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट के ऊपर, और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी पावर्स बन जाती हैं। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं एक्टिव मास को, और ये ऊपर पावर बन गई। KR भी लिखेंगे यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद जस्ट KC लिख दें, KC आप लिख दें इसका। KC कैसे बनेगा आपका? इसको देखें, KF ओवर KR को हम लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसमें एक दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, डिटेल हमने पूरा इसको नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम जस्ट KC लिखेंगे। KC में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऊपर आती है, NH3 ऊपर आएगा,
NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की इन्फॉर्मेशन नीचे आती है। और ये KF और KR ख़त्म हो गए, क्योंकि अब हमने पूरे स्टेप अगर करेंगे तो हम लिखेंगे एट डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फिर ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में जनरल रिएक्शन लेके उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करते थे। तो प्रॉपर अगर पूरे स्टेप्स करें तो फिर हम उसमें सारे स्टेप्स आ जाएंगे, फिर लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी वजह से हम ये बुक में जितने स्टेप्स हैं उस हिसाब से हम कर रहे हैं। जैसे बुक्स में रिएक्शंस दे के हमें सॉल्व हमने किए हुए हैं बुक्स में, तो उस तरह ही हम कर रहे हैं। तो अब देंगे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऊपर, नीचे रिएक्टेंट्स की इन्फॉर्मेशन और नंबर ऑफ मोल्स पावर बन जाएंगी H2 और इसकी पावर 3। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। तो लिख दें दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस का ये KC का एक्सप्रेशन है। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। लास्ट में एक लाइन में लिख देंगे, ये KC आ गया, ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट्स, बाकी एक दो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, इसके बराबर है रिएक्टेंट्स के, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इस प्रोडक्ट के कांस्टेंट्स भी लगाएंगे। तो इस तरह आपने 3-4 स्टेप्स में लाइंस में इसको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले रिएक्शन भी खुद लिखना है हमने, हमें जस्ट क्वेश्चन में वर्डिंग दी हुई है। तो इसमें क्वेश्चन में 8, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 9। तो क्वेश्चन में 9 में राइट KC, ये दो रिएक्शन हमें दिए हुए हैं, जस्ट हमने KC लिखना है, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसमें हम सारे स्टेप्स नहीं करेंगे क्योंकि 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो ऑलरेडी 2 रिएक्शंस हमें दिए हुए हैं। तो जस्ट हम इसमें डायरेक्ट KC लिखेंगे। तो स्टूडेंट KC लिखने का तरीका आपको पता ही है, KC कैसे लिखते हैं। ऊपर जो है न्यूमिनेटर में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखते हैं और जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं उनकी पावर्स बन जाती हैं। तो HI और ये इसका 2 ऊपर आ जाएगा, पावर्स बनेगी, डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स क्या है H2 प्लस I2। H2 प्लस I2 रिएक्टेंट्स हैं, तो ये इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है पावर्स में। और ये 2 है रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स हम करेंगे। तो एक्टिव मैस ऑफ H2, या हम कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो इसमें KC हो गया HI का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 मल्टीप्लाइड बाय I2। तो उसका ये रिएक्शन स्टूडेंट CO स्टैंड फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा, मीथेन CH4 बनेगी, साथ में H2O बनेगा। इसका लिखे KC, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऊपर लिखें CH4 मल्टीप्लाइड बाय H2O। 2 प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन। CO इस तरह आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 हाइड्रोजन, और इसकी जो पावर कोएफिशिएंट्स हैं इनकी क्या बन जाएगी 3 पावर, कोएफिशिएंट्स की पावर। तो 2 रिएक्शन है इनका, आपने जस्ट KC लिखना है, आसान सी बात है। ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट्स हम लिखते हैं और ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप खुद से कर लेंगे, और जस्ट ये पूछ रहे हैं, आपने पहले पढ़ा ही हुआ है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन में कि हाउ कैन वी प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो आपको पता ही है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इफ QC लेस देन KC, अगर QC की वैल्यू लेस देन KC हो तो हम कहते हैं कि आवर डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है। और अगर QC ग्रेटर देन KC हो तो इसका मतलब है हमारा रिएक्शन रिवर्स मूव कर रहा है। और अगर QC की वैल्यू बराबर हो जाए KC की वैल्यू के, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो 3 कंडीशन होती हैं, वो आप क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे बस कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाउ कैन वी नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। कह रहे हैं आप कैसे पता लगेगा कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उस रिएक्शन में, आपके रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो आपको कैसे पता लगेगा।
तो स्टूडेंट ऐसे पता लगेगा जब हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, तो हम उस रिएक्शन की क्यूसी की वैल्यू निकालते हैं, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, सारी बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू 10, 20, 30, 40 जो भी, ठीक है। तो फिर हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्यूसी को कंपेयर करते हैं केसी की वैल्यू से। तो केसी की वैल्यू कहाँ से आती है? केसी की हर रिएक्शन के केसी की वैल्यू, हर रिएक्शन के केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिटरेचर में मौजूद है। तो अगर हम खुद से रिएक्शन कर रहे हैं तो हम क्यूसी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्यूसी की वैल्यू से आपको निकालनी आती है, सेम जो एक्सप्रेशन होता है उसी में हम पुट करते हैं, ऊपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, नीचे रिएक्टेंट्स की। तो क्यूसी कैसे निकालते हैं ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है इन आर टॉपिक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में। तो क्यूसी वैल्यू निकालेंगे और क्यूसी के आंसर को कंपेयर करेंगे केसी के आंसर से। तो अगर क्यूसी बराबर आ जाए केसी के, तो इसका मतलब है आप जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें भी डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो क्या है क्यूसी इक्वल टू केसी, अगर क्यूसी केसी के बराबर हो जाए इट इंडिकेट्स, इससे ये जाहिर होगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन या टेकिंग प्लेस इक्वल रेट्स, कि आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम स्पीड से हो रहे हैं, सेम रफ्तार से हो रहे हैं, सेम रेट से हो रहे हैं, एंड इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, और हमारे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है अब अटेन हो गया है, हमारे रिएक्शन ने अब इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन, क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम एट वंस। वो कह रहा है कोई रिएक्शन है उसमें एक दफा अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, कोई रिएक्शन आप कर रहे हैं और उस रिएक्शन में एक दफा क्या एस्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम उसमें एस्टैब्लिश हो गया, तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उस रिएक्शन की खसूसियात क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। यानी आसान लफ्ज़ों में वो कह रहा है कि आप खसूसियात बताएं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके रिएक्शन में अचीव हो जाए तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात। तो स्टूडेंट इसमें जस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, 5 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने पढ़ा था मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन के टॉपिक से पहले। तो वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आई थिंक 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपने जस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मेंशन कर देनी है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो इसका मतलब है आपके रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। और दूसरी बात, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स फिक्स और कांस्टेंट। और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो जो अमाउंट्स हैं, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो फिर फिक्स हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती है। यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है आपके रिएक्शन में, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, तो फिर ना तो रिएक्टेंट की मिकदार कम या ज़्यादा होती, ना ही प्रोडक्ट की। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो है दोनों क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद से कर लेंगे, उसमें जब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पूछ रहे हैं कि अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी हो केसी से तो व्हाट विल हैपन। कह रहा है क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से बड़ी होगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द रिएक्शन मूव इन रिवर्स। तो ये बताना है आपने कि रिवर्स होगा, रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स होगी अगर क्यूसी बड़ा होगा केसी से। तो ये आपने पढ़ा हुआ है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक में, तो वो तो आप बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग तो डिस्कस करने की। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है, समझने वाला क्वेश्चन है। क्या है, एज इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड, कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई, बनी है, बेस्ड अपॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, और उस इंडस्ट्री के बनने की जो बुनियाद है ना वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या इट फेल टू अचीव प्रोडक्ट्स, और वो इंडस्ट्री नाकाम हो गई है, फेल हो गई है, अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट तैयार करने में वो इंडस्ट्री फेल होगी, उस इंडस्ट्री से प्रोडक्ट नहीं बन रही थी, ठीक। क्या कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजन ऑफ इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट। क्या केमिस्ट होने के नाते से आप क्या समझते हैं वो इंडस्ट्री क्यों नाकाम हो गई है, क्यों फेल हो गई है, उस इंडस्ट्री में क्यों नहीं बन रही प्रोडक्ट सही, कमर्शियल स्केल पे बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट क्यों नहीं वो इंडस्ट्री बना सक रही। तो स्टूडेंट देखिए आंसर,
तो स्टूडेंट जाहिर बात है बीइंग ए केमिस्ट आप सोच सकते हैं कि वो इंडस्ट्री में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसने मेन आपको क्वेश्चन में बता दिया कि जो रिएक्शन है ना वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो स्टूडेंट रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना उन रिवर्सिबल रिएक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम देर से बने। ठीक है, केमिस्ट क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उस रिएक्शन को टेम्परेचर की मदद से, प्रेशर की मदद से, कैटलिस्ट की मदद से, ताकि उस रिवर्सिबल रिएक्शन में ज़्यादा सारे प्रोडक्ट बन जाए, तब जाके डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। क्योंकि उसमें आपको पता है कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर उसमें जल्दी से अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर तो प्रोडक्ट मजीद नहीं बनेगी, क्योंकि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो फिर ना रिएक्टेंट्स की मिकदार कम या ज़्यादा होती, ना ही प्रोडक्ट की मिकदार कम या ज़्यादा होती, फिर तो दोनों चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होने पे जस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो इसका मतलब है उस रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको कंट्रोल करना होता है साइंटिस्ट ने, तो वो कंट्रोल सही तरह हो नहीं पा रहा। वो रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट जो दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स में बनाती है और जल्दी से इक्विलिब्रियम बन रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जल्दी से स्टैब्लिश हो गया उस रिएक्शन में। तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया फिर तो मजीद प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट मजीद नहीं बनेगी तो कमर्शियल स्केल पे कैसे जाएगी इंडस्ट्री, जैसे काम करेगी, नाकाम ही होगी ना इंडस्ट्री, प्रोडक्ट ही नहीं बन रही। तो इसका मतलब स्टूडेंट उस इंडस्ट्री में ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है जिस रिवर्सिबल रिएक्शन में जल्दी से डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, यानी अभी सारे रिएक्टेंट्स ऐसे ही मौजूद हैं, थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी है और डायनामिक इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन में स्टैब्लिश हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन उस इंडस्ट्री में हो रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बन रही और इंडस्ट्री नाकाम हो रही है। दूसरी बात, वो जो वहाँ काम कर रहे हैं केमिस्ट वो फुलफिल नहीं कर रहे रिएक्शन की कंडीशंस को, टेम्परेचर सही नहीं दे रहे, प्रेशर सही नहीं दे रहे, या कैटलिस्ट सही सा इस्तेमाल नहीं कर रहे जो रिएक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर। तो दो रीजन है। पहले रीजन क्या, रिएक्शन रिवर्सिबल, सो प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। उस इंडस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रही है, एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टैब्लिश सो अर्ली, जल्दी से डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टैब्लिश हो रहा है। सो वी कैन नॉट गेट मोर प्रोडक्ट फॉर सेल, इसी वजह से हम ज़्यादा मजीद प्रोडक्ट सेल के लिए हासिल नहीं कर पा रहे। दूसरी, रिएक्शन कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट आर नॉट सेटिस्फाइड। तो दूसरी कंडीशन है उस रिएक्शन को हम सही तरह टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट जो कंडीशन है सही तरह उस रिएक्शन को नहीं दे रहे जो उस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट है उसको सही तरह अगर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट मिलेगी तो रिएक्शन क्या है फॉरवर्ड अच्छी तरह मूव करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री पूरी लग गई है तो रिएक्शन सही होगा तो इंडस्ट्री बनाई गई है ना। तो रिएक्शन को कंट्रोल सही नहीं किया जा रहा, उसकी कंडीशन उसको सही तरह नहीं दी जा रही रिएक्शन को, दैट साइड वो ऐसे कर रहा है, उसमें जल्दी इक्विलिब्रियम सेट। तो उसमें ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम लेक्चर 15 में हमारे जस्ट न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमने सारे पढ़े हुए हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन सारे हमने पढ़े हुए हैं। तो जो न्यूमेरिकल रह गए हैं, न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में 15 में देखेंगे और फिर चैप्टर हमारा ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।